हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम पिछले एक हफ्ते के इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें घटी हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, वो इसके अंदर कवर किया जाएगा। और इसके अलावा हम उन जगहों की लोकेशन, उनकी रेलेवेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे बिल्कुल ब्रीफ में। तो पहला आर्टिकल है अफगानिस्तान के बारे में। हाल ही में अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया, यानी भूकंप आया, और उसके बाद इंडिया ने कहा कि वहाँ इंडिया एड प्रोवाइड करेगी, यानी सहायता प्रोवाइड करेगी। तो आमतौर पर अगर हम देखें तो ये अफगानिस्तान का मैप है। यहाँ मेजर सिटी काबुल है। यहाँ इंडिया भूकंप में, जहाँ कहा जा रहा है 1000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, इसमें इंडिया एड प्रोवाइड करेगी। तो इंडिया तो पहले भी एड प्रोवाइड करती आई है, इसमें नया पॉइंट क्या आ रहा है? देखिए, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो इंडिया ने कहा था कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, यानी तालिबान को मान्यता नहीं देती है। अफगान ओन्ड प्रोसेस की बात इंडिया करता था। अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड एंड अफगान लेड प्रोसेसेस इन नेगोशिएशंस विद तालिबान, ये डिमांड थी इंडिया की पहले भी। लेकिन जब तालिबान का वहाँ कब्जा हो गया, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान से अपने सारे डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे। जैसे आईएफएस वगैरह होते हैं, वो सब वहाँ से वापस आ चुके थे। तो इस बारे में काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि अब इंडिया शायद तालिबान की वजह से कभी भी अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में नहीं है, तालिबान से बात नहीं कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि चलो एटलीस्ट जो इंडिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन पर है वो कम हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी खबर है। नहीं तो पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के करीब थी, तो शायद वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए। लेकिन अब इस जो एड इंडिया भेज रही है, इस एड में इंडिया ने कहा है कि इंडिया जो कंसाइनमेंट भेज रही है, इंडिया 27 टन जो इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल है, यूनाइटेड नेशंस का जो कोऑर्डिनेशन ऑफिस है ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का, वहाँ भेजा जाएगा। और अफगानिस्तान की रेड क्रेसेंट एक सोसाइटी है काबुल में, उनके थ्रू कोऑर्डिनेट कराया जाएगा। इसके अलावा खास बात ये थी कि इंडिया ने एक टेक्निकल टीम भेजी है, जो इनके कहा जा रहा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स की होगी, जो काबुल की एम्बेसी में जाके अपनी प्रेजेंस को बढ़ावा दे रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान का टेक ओवर जो आखिरी बार अगस्त में हुआ, उसके बाद इंडिया ने कभी तालिबान से ज़्यादा बात नहीं करी है। तो ये पहली बार ऐसा स्टेप है जो दिखाता है इंडिया की जो अभी फॉरेन पॉलिसी का टिल्ट है, विच इज़ मोर रियलिस्ट या फिर प्रैग्मेटिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ इंडिया ने कोशिश की है कि एक संतुलन बनाए और इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करे। तो उसको पूरा करने के लिए कदम दिखाया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। इस मैप को अगर हम देखें तो इससे पहले जब इंडिया के संबंध अफगानिस्तान से थे या नहीं थे, या जब यहाँ पर तालिबान का शासन था, तब यहाँ कंधार में कुछ हुआ था, अगर आपको याद हो तो। एक प्लेन जिसे कि अगवा करके कंधार ले जाया किया गया था, काफ़ी वो फेमस केस था। यहाँ मज़ार शरीफ है, जहाँ पर इंडियन लोगों पे हमले भी हुए। तो इसमें आपको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको अलग अलग प्रोविंसेस दिख रहे हैं। हरात प्रोविंस है, जरांज दलाराम हाईवे इंडिया बना रहा था यहाँ से, ताकि ईरान के थ्रू इंडिया रूट ले पाए और अफगानिस्तान तक पहुंच पाए। तो ये सब चीज़ें हैं। इस टॉपिक को ध्यान में आते ही आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर कोई न्यूज़ आएगी इस रिलेशन में तो हम जरूर उसको कवर करेंगे। अगला आर्टिकल बात करता है कोलंबिया के इलेक्शंस की। पहली बात, कोलंबिया है कहाँ? कोलंबिया एक मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। कोलंबिया साउथ अमेरिका में है। ये वो जगह है जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, यानी एक लैटिन अमेरिकन स्टेट है। और इनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर काफ़ी वाद विवाद हो रहे थे, लेकिन हाल में कोलंबिया में इलेक्शंस और पहली बार को एक लेफ्ट विंग लीडर गुस्तावो पेट्रो वहाँ के इलेक्शन को जीते हैं। और ख़ास बात यह है कोलंबिया की, कोलंबिया में एक प्रेसिडेंट केवल एक टर्म तक 4 साल के लिए ही रूल कर सकते हैं। ख़ास बात यह कि इनका जो पिच था इलेक्शन का, वो ये था कि भाई जो यहाँ की सरकार है, यहाँ पे बहुत सारे गैंग वॉर्स हुआ करते थे। एक रिबेल ग्रुप था FARC, यानी रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। इनके और कोलंबियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे, और इसके खिलाफ इन्होंने अपना इलेक्शन पिच रखा था कि हम आएंगे तो इसको बंद कर देंगे। खास बात यह है कि इसी चीज़ के लिए जो इनके पिछले प्रेसिडेंट थे जुआन सांतोस को नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस का, क्योंकि उन्होंने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके खिलाफ एक रेफरेंडम भी रन किया था। तो काफ़ी अजीब सी बात है कि जिस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उसके बाद के प्रेसिडेंट ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो जो लीडर थे उन्होंने ही वो इलेक्शन जीता। तो कहाँ का इलेक्शन था? कोलंबिया का। और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो। ये है कोलंबिया, साउथ अमेरिका में इस्टेब्लिश्ड है, और ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज प्रोजेक्ट की। तो हाल ही में बांग्लादेश में बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये। क्यों? क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रिज है, जिसके ऊपर लेट्स से रोड भी होंगे, रेल लाइंस भी होंगी, और ये
एक बड़ा पोर्शन जो साउथ वेस्टर्न बांग्लादेश का था उसको ढाका से जोड़ता है, क्योंकि बीचों बीच अफगानिस्तान की एक नदी बहती है जो पद्मा नदी है, जो बहुत बड़ी नदी है। उससे एक बड़ा हिस्सा जो है बांग्लादेश का वो अलग थलग पड़ा जाता है, यानी जाते तो हैं लोग आसपास, लेकिन फेरी से जाते हैं, नाव से जाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी वैसी नहीं हुआ करती थी। जो ऑलरेडी जो एक रूट है वो रूट था, वहाँ ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के थ्रू जाने में 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए नया ब्रिज बनाया गया। खास बात ये थी कि जब ये ब्रिज शुरू हुआ तो काफ़ी आरोप लगे करप्शन के, और वर्ल्ड बैंक ने इस ब्रिज को फंड करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हम खुद इसको फंड करेंगे। तो बांग्लादेश के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू था। तो जब ये ब्रिज बन के तैयार हो गया है, इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में, पद्मा रिवर के ऊपर, और सदर्न वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा बाकी के मेनलैंड बांग्लादेश के साथ ही। इसके साथ खास बात ये होगी कि इंडिया के लिए भी एक नया रूट खुल सकता है। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, ये इलाका है, यहाँ पे ये पद्मा नदी जाती है, यहाँ ब्रिज को कनेक्ट करके यहाँ इसको जोड़ेगा, आगे ढाका है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो एक बड़ा रीजन जो है ये जो छूटा हुआ था वो जुड़ पाएगा। खास बात ये कि इंडिया को भी जोड़ेगा वो बाकी ढाका से और कन्वीनियंटली, क्योंकि देखिए यहाँ जो ढाका है ना, ये रीजन नॉर्मली इस इलाके से उतना कनेक्टेड नहीं था, और यहाँ इंडिया है। तो यहाँ से इंडिया को भी ट्रांजिट जो भेजना होगा अपने शिप्स के थ्रू, फ्रीट कॉरिडोर जो बन रहा है इंडिया का बांग्लादेश होते हुए जो नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, चाहे वो शिप्स हो, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे वो रोड्स हो, उन सभी को सहूलियत मिलेगी इससे। और ये एशिया का एक हाईवे बनाने की जो बात की जा रही है, जो कि साउथ एशिया को, ऑब्वियसली इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ेगा, वहाँ पर भी एक बड़ा रोल है बांग्लादेश का, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रिज, क्योंकि वहाँ ट्रांजिट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ये। तो इंडिया, हालांकि इसको पहले चाइना फंड कर रहा था, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने खुद से इसे फंड किया। इसके बाद एक जो न्यूज़ है जो काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो अगर मैं आपसे पूछूं रो वर्सेस वेड केस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना जो अबॉर्शन का लॉ था उसमें चेंजेस लाए, उसके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है। तो 1973 में अमेरिका में रो वर्सेस वेड एक केस हुआ था, जिसमें कि डिसीजन लिया गया था कि प्रेगनेंसी का राइट होना चाहिए महिलाओं के पास। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग गवर्नमेंट है, देखिए मेनली वहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे हैं रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन्स थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव इन द सेंस उनका मानना है कि जो भी लॉज हैं अबॉर्शन जैसे वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ वाली बात होती है। और डेमोक्रेट्स कहते हैं राइट टू चूज़, यानी महिलाओं के पास अधिकार होना चाहिए, उन्हें प्रेगनेंसी में अगर वो है कि वो अबॉर्शन चाहे तो अबॉर्शन करवा सकती है, लीगलाइज नहीं होना चाहिए अबॉर्शन। एज पर रिपब्लिकन्स, एज पर डेमोक्रेट्स होना चाहिए, क्योंकि वुमेन का शरीर है, उनका राइट्स है। तो अमेरिका में कई राज्यों में काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे। हाल ही में मिसिसिपी ने, जो वहाँ का एक राज्य है, उन्होंने बैन किया था अबॉर्शन को आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो वहाँ जो अभी लॉ है उसके तहत ऐसा वो कर सकती थी महिलाएं, लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने इसको अपहोल्ड कर दिया कि भाई राज्य के डिसीजन को, कि हाँ 15 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। इससे 2 चीज़ें चेंज हो गई। इससे पहले 1973 का जो एक मेजर वर्डिक्ट था रो वर्सेस वेड केस का, जो रिलेट किस चीज़ से है, अबॉर्शन लॉ से लेके, कहाँ के, यूएसए के, और एक प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी डिसीजन था 1992 का, दोनों के खिलाफ जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि रो वर्सेस वेड केस कहाँ का था, किस चीज़ से रिलेटेड था, और अब मिसिसिपी के बैन को अपहेल्ड करके वहाँ के जो कोर्ट है उसने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वुमेन के पास अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अबॉर्शन का, पहले जो बातें चल रही थी। तो इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना ही गारंटी देता है अबॉर्शन राइट्स, और ना ही इससे रिलेटेड कोई ये कहता है कि भाई आपको अबॉर्शन कराना ही होगा। ये दोनों राइट्स अब अंडर लिबर्टी के अंदर काउंट नहीं होंगे, कि लिबर्टी राइट के अंदर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि भाई आप बोलो कि हमें अबॉर्शन करवाना तो हम करवा के रहेंगे, उसके खिलाफ ये स्टेप है। तो इससे होगा कि वुमेन जो है यूएस की, उनके पास राइट टू अबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अंडर द राइट टू लिबर्टी। हालांकि इंडिया में अबॉर्शन लीगली अलाउड है, और ये इंडिया का दिखाता है एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप, क्योंकि इंडिया ने बहुत पहले से अबॉर्शन को, जब तक एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ना पहुंच जाए, उसको अलाउ किया हुआ। यूएस में ऐसा नहीं है। इंडिया में पहले ये 20 वीक्स तक था लॉ के अंदर, बाद में इसको बदल के 24 वीक्स तक एक्सटेंड कर दिया कि आप अबॉर्शन करवा सकती हैं अगर कोई ऐसा केस आए तो, क्योंकि कोई वुमेन अगर नहीं चाहती है प्रेगनेंसी तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। राइट टू बॉडी, उनका सेल्फ जो है वो एक प्रोग्रेसिव लॉ है जो इंडिया को प्लेस करता है दुनिया के प्रोग्रेसिव देशों में जहाँ पे ये कानून, लेकिन अमेरिका में ये वापस आ गया है, जो काफ़ी खंडन इसका कई जगह किया जा रहा है। इसके बाद मालदीव्स में हमने देखा इस हफ्ते योगा डे जब मनाया जा रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, और कहा जा रहा है कि जिस ग्रुप ने इसका विरोध प्रदर्शन किया उसे कहते हैं इंडिया आउट कैंपेन, एक मालदीव्स में रन करती है। उसके बारे में इंडिया आउट कैंपेन असल में वहाँ के जो अभी विपक्ष के पहले जो प्रेसिडेंट थे
वो कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है और वो एंटी चाइना है। तो अब्दुल्ला यमीन उनका नाम है। अब्दुल्ला यमीन लेड ग्रुप जो है, उनके जो एक्टिविस्ट या उनके पार्टी वर्कर्स अक्सर इंडिया के खिलाफ कैंपेनिंग करते हैं और अभी जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी प्रो इंडिया माने जाते हैं। तो उन्होंने इसका खंडन भी किया कि भाई ये जो हुआ वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है ये इंडिया आउट कैंपेन और क्यों होती है, जरा ये देखते हैं। देखिए मालदीव्स कहाँ पर है पहले बताइए। मालदीव्स असल में एक ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या अटॉल्स का जहाँ पर इंडिया लगातार सपोर्ट करता रहता है। एक बार जब पहले यहाँ पर केस हुआ था कू का, तो उसको इंडिया ने रोका था। जब पानी की सप्लाई कम हुई माले में, जो उनकी राजधानी है, वहाँ पर इंडिया ने वाटर सप्लाई भी किया था। इंडिया काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाता है इनके सपोर्ट में। यहाँ की दो पार्टियों में से एक पार्टी जो है, जो कि PPM है और PNC है, यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और पीपल्स नेशनल कांग्रेस, इनके जो मेंबर्स हैं वो अक्सर एंटी इंडिया माने जाते हैं क्योंकि वो अब्दुल्ला यमीन के अंतर्गत आते हैं। और ये लोग इंडिया को कहते हैं कि भाई इंडिया को आप सोवरेनिटी मालदीव्स की सौंप रहे हो, वो उसके खिलाफ बात करते हैं। कहा जाता है कि ये फंडेड है थ्रू चाइना और इसीलिए इंडिया के लिए काफ़ी खतरा है कि वहाँ के जो इलेक्शंस है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है एज ए पॉलिटिकल टूल टू काउंटर इंडियाज़ इन्फ्लुएंस इन मालदीव्स, क्योंकि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको सपोर्ट किसका मिला हुआ, चाइना का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इसको रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने इसके ऊपर बैन भी लगा रखा है इंडिया आउट कैंपेन को लेकर। उन्होंने कहा इंडिया आउट कैंपेन जो होती है उससे उनके संबंध खराब हो रहे हैं इंडिया से, तो इसलिए उसको बैन किया हुआ है। कहाँ है मालदीव्स? मालदीव्स की राजधानी है, अटोल ढेर सारे हैं, यहाँ आपको पता है लक्षद्वीप सी के जस्ट ऊपर ही है, इक्वेटर के ऊपर ये रहा इक्वेटर, यहाँ पर मालदीव्स है। एक मैप में भी देख लेते हैं, ये मालदीव्स की लोकेशन है। और जब आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देखते हैं जो चाइना बना रहा था इंडिया को कर्टेल करने के लिए, उसमें एक बड़ा रोल है मालदीव्स का, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है जहाँ से आप इंडियन पोर्ट्स को, इंडियन इलाकों को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। तो ये है मालदीव्स और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो रूट्स हैं यहाँ मेजर वो मालदीव से होके ही गुजरते हैं। ठीक है, ये हो गई मालदीव की बात। इंडिया आउट कैंपेन की बात, कहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वो हुआ था मालदीव्स में योगा डे के टाइम में, योगा सेलिब्रेशन के टाइम में। इसके बाद एक और न्यूज़ है कि बहरीन में इंडिया ने एक मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बहरीन कहाँ पर है? बहरीन असल में मिडल ईस्ट का एक पार्ट है, बिल्कुल ही छोटा सा देश है यहाँ पर, गल्फ ऑफ बहरीन, पर्शियन गल्फ के बीच में ये आपका वो रीजन है जहाँ पर मैंगो फेस्टिवल किया जा रहा है। खास बात ये कि 2019 में जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उनको 3rd सिविलियन ऑनर दिया गया था बहरीन का। इसके अलावा बहरीन के साथ सोलर अलायंस की बात हुई हो या फिर रुपे कार्ड भी वहाँ रन करता है और इंडियन जो स्पेस एजेंसी है उसने भी इनके साथ एक एग्रीमेंट करी थी कि भाई भविष्य में कुछ ऐसा मिल के कुछ करना हो तो वो किया जाएगा। तो ये है वो जगह जिसका नाम है बहरीन। कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको आइडिया लग गया, गल्फ ऑफ बहरीन, पर्शियन गल्फ के बीच में है, सऊदी अरब के जस्ट पास में है, ये छोटा सा आइलैंड है। ये बात होगी बहरीन की। और ये जिससे जुड़ा हुआ है वो है किंग फहद कॉजवे, यहाँ देख रहे हैं आप इससे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओमान हसान आइलैंड कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल बहरीन में। ठीक है, इसके बाद एक प्रोजेक्ट था नेपाल में, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, जो कि चाइना बनाने की बात कर रहा था, लेकिन अब चाइना उसमें हट गया। चाइना ने कहा कि वायबल नहीं है फाइनेंशियली और हम इसको आगे लेके नहीं जा सकते। तो अब इंडिया आ गया है और इंडिया ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरा करेगा जो कहाँ पर है, सेती प्रोजेक्ट, इट इज़ इन नेपाल। और ये 750 मेगावाट का प्लांट है जो कि 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। किसके लिए? नेपाल के लिए। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। कहाँ पर? विच आर द रीसेंट प्रोजेक्ट्स वर्किंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये एक और एग्जांपल यहाँ दिखता है कि इंडिया ने कॉम्पिटिटिवली चाइना को आउटपेस किया है। पर बात ये भी कि अगर चाइना कह रहा है कि ये वायबल नहीं है फाइनेंशियली, तो इंडिया इस पर कैसे डैम बनाएगा, कैसे काम होगा, कैसे प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। तो ये है सेती रिवर प्रोजेक्ट, कहाँ पर हो रहा है? नेपाल में। इसके बाद बात आती है 14th ब्रिक्स समिट जो बीजिंग में हुई उसके बारे में। यहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ। इसके बारे में खास बात है कि कहा जा रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इसके लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। इसलिए ये जो फिजिकली होने वाली थी कि सारे वर्ल्ड जो चारों ब्रिक्स के कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आमतौर पे इन सभी देशों के प्रेसिडेंट आते हैं, मिलते हैं, मीटिंग तब होती है। लेकिन जैसे अभी इंडिया और चाइना के संबंध काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है ऐसा कि इसको वर्चुअली किया गया, ना कि फिजिकली। तो वहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन इस बार हुई जिसमें कहा गया कि ब्रिक्स सपोर्ट करता है जो वार्तालाप हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और यूनाइटेड नेशंस और जो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस है, जो उनके काम हो रहे हैं कि भाई जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन में, उसको सपोर्ट करते हैं। और जो अफगानिस्तान के पास जो कंट्रोल अभी चला गया है तालिबान के पास, उसके बारे में उन्होंने कंसर्न्स रेज किए कि भाई काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर इसको ठीक से मैनेज नहीं किया जाए। तो ब्रिक्स की फैसिनेशन ये है कि ब्रिक्स में अभी रशिया है और ब्रिक्स का ऐसा कहना है कि हम
सभी देशों की जो सोवरेनिटी है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखो, चाइना ने इंडिया की सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट नहीं किया, इंडिया पर अटैक कर दिया, इंडिया के भी साथ विवाद चल रहे हैं। रशिया ब्रिक्स का मेंबर, इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, उसकी सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट नहीं किया। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसी को जब आपके मेंबर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बात किस बिना पे करोगे। तो काफ़ी अभी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि इंडिया ने जस्ट इससे पहले क्वाड की मीटिंग हुई थी, वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे। आगे G20 की मीटिंग होनी है, वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नहीं जाना और इस टाइम पे रशिया का जो रवैया है उसके बारे में हालांकि इंडिया सपोर्ट एक हद तक कर रहा है, क्योंकि इंडिया वहाँ से ऑयल ले रहा है, और पब्लिक फोरम्स में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कुछ सीधा उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन यूक्रेन में जो हो रहा है उसका विरोध इंडिया ने प्रदर्शित किया था कि वहाँ के लोगों के साथ बुरा हो रहा है। तो उस सिचुएशन में ब्रिक्स समिट में ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन आई है ये अच्छी तो है, पर इसका कहीं कुछ जाता हुआ दिख नहीं रहा। तो इंडिया को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर ये ब्रिक्स की कमजोरियां दिखा रहा है कि भाई अगर आपके पास एक कॉमन एजेंडा नहीं होगा, इतना डाइवर्जेंस होगा, तो आप किस तरह से आकर आगे बात कर पाएंगे। यूक्रेन रशिया की बात आई तो एक आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में था, स्टेक आइलैंड, यानी जिसे हम ज़मीनी आइलैंड या सर्पन आइलैंड भी कहते हैं। ये 700 मीटर का था ऑलमोस्ट, एक आइलैंड एक्स शेप का। इस पर कब्जा कर लिया है ऑलमोस्ट रशिया ने अब, और काफ़ी समय से माना जाता था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है यूक्रेन की जो किंवदंतियाँ वहाँ का। ये तो ये ब्लैक सी में लोकेटेड है और इस पर कब्जा हो गया है किसका, तो अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से रशिया का। देखिए ये न्यूज़ जो है अभी तक डेवलपिंग है, रशिया यूक्रेन के बारे में कुछ भी फाइनली नहीं कहा जा रहा, कल को कुछ और हो जाए। तो अभी तक जो हमने न्यूज़ पढ़ी उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 70-80% कब्जा इन्होंने उस आइलैंड पे कर लिया था। उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट नहीं था, पर लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट था। तो कहाँ पर था वो, तो ब्लैक सी में। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखें कि भाई इस रीजन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है ब्लैक सी, जहाँ आपको जॉर्जिया, अजरबैजान, टर्की, बल्गेरिया, ये आपका यूक्रेन है जहाँ पर हमले चल रहे हैं। ये रोमानिया, यहाँ ऊपर है बाल्टिक सी, जिसके आसपास में आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं और बाकी आपके रीजन की कंट्रीज़ आती हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यहाँ ऊपर आई। स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब होती है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ये नीचे इस साइड की हैं आपकी लैटविया, एस्टोनिया और ल्यूथेनिया। यहाँ पर आपका रीजन है कौन सा, बाल्टिक सी का। यहाँ है ब्लैक सी, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सीज के थ्रू ही आप बाहर निकल के फिर अटलांटिक से कनेक्ट कर पाते हैं। ये ऊपर यहाँ पर आपको कैस्पियन सी है, अगेन एक इनलैंड सी है। ब्लैक सी भी एक इनलैंड सी है जिसके थ्रू आप जा तो सकते हैं, लेकिन ये मेन इलाका है। अगर आपको ब्लैक सी से निकल के लेट से अटलांटिक ओशन तक जाना है बाहर के इलाके में, तो आपको यहाँ से कुछ जो इलाके हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर कई स्ट्रेट हैं, इन स्ट्रेट्स में एक स्ट्रेट यहाँ देखिए बोस्फोरस स्ट्रेट, जिसको टर्की कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर सी ऑफ मरमरा है, छोटा सा इलाका से सी ऑफ मरमरा कहते हैं। सी ऑफ मरमरा कहाँ है, यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा। इसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एगेन सी है ग्रीस के पास। तो एगेन सी किस रीजन में है, ग्रीस के पास। इधर टर्की है, इधर ग्रीस है, यहाँ पे एगेन सी है। इसके नीचे यहाँ सी ऑफ क्रेट है, इसे कहते हैं सी ऑफ क्रेट, ठीक। नीचे मेडिटेरियन सी है पूरा इलाका ही, और ये फिर यहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो जाते हैं मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ का जो स्ट्रेट्स हैं इनके नाम याद रखिए, कभी कभी यूपीएससी में स्ट्रेट पूछे जाता है तो कहाँ स्ट्रेट कौन सा है। सी ऑफ अजोव कहाँ है, तो ये रहा सी ऑफ अजोव, यहाँ पर सी ऑफ अजोव है, ये रहा, इसमें मैप में क्लियरली दिखाया हुआ है। यहाँ आपका ब्लैक सी है, इधर आपका कैस्पियन सी है, और फिर नीचे आपका साउथ एशिया यहाँ आ जाएगा ईरान के इस साइड में। तो ये मेजर वाटर बॉडीज इस रीजन की कौन कौन सी आपने देख ली, मेजर नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी वो देख ली। अब देखिए रशिया के साथ बात ये होती है कि रशिया अभी यूक्रेन के ऊपर इधर कब्जा करने को बेकरार है। ये कीव है जहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, खार्किव का रीजन जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ कब्जा करने की बात हो रही है, बिल्कुल रशिया के साथ में। अब देखिए रशिया की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो इसके ऊपर जितने भी सी पोर्ट्स हैं वो सारे आर्कटिक का रीजन है, जो पूरी तरह जमा हुआ रहता है। वहाँ से सीज पास नहीं हो सकते, वहाँ से समुद्री जहाज पास नहीं हो सकते, क्योंकि जमा रहता है आधे टाइम वो। इधर भी जो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है या जो सी ऑफ जापान का इलाका है, यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी ठंडा प्रदेश है। यहाँ भी आपके पास वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है जहाँ से आपके साल भर शिप्स आ जा सकें। तो ये बहुत बेकरारी रहती है रशिया को कहीं से वार्म वाटर पोर्ट्स मिल पाए। हालांकि इनके पास एक्सेस तो है ब्लैक सी का, लेकिन वहाँ से भी निकलने के लिए टर्की से आपको गुजरना पड़ेगा। जो स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस है, जो स्ट्रेट ऑफ अभी हमने जो बाकी देखे ये आपका जितने स्ट्रेट हैं यहाँ पे, चाहे बोस्फोरस हो चाहे सी ऑफ मरमरा हो, यहाँ से आपको यहाँ स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस यहाँ पर है जो मैं बता रहा था ग्रीस के जस्ट पहले, ये ठीक है। ये रहा, यहाँ मेंशन होगा, ये रहा बोस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, उसके बाद दार्दानेलिस स्ट्रेट। तो यहाँ से निकलना पड़ता है, जो बहुत छोटा सा इलाका है। तो ये एक हमेशा आप कंट्रोल में रहोगे, टर्की कभी भी आपको आके घेर सकता है यहाँ। और रशिया के संबंध पहले टर्की से अच्छे नहीं थे, और टर्की ऑलरेडी एक नीटो का मेंबर है, तो इनको हमेशा खतरा रहता था। यहाँ तो इनको चाहिए कि और वार्म वाटर पोर्ट्स जहाँ से मिल जाए वहाँ बेटर है। तो ब्लैक सी में एक एंट्री अलग अलग मिल रही है, तो इनको खुशी है कि भाई वहाँ भी हम कुछ अपना शिप से लेके कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो एक हमेशा
सर्च में रहता है रशिया, कहीं से भी वार्म वाटर पोर्ट मिल पाए, तो उसके भी एक स्टेप पे आप देख सकते हैं ब्लैक सी का रीजन। तो ये रशिया है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं। ये रहा आपका कैस्पियन सी, यहाँ एरल सी है, यहाँ ब्लैक सी है, हमने मेडिटेरियन सी देखा, ऊपर बाल्टिक सी, ये रहा रीजन, और इधर आपका नॉर्थ सी। तो ये रीजन हो गया, इसको आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, कहाँ पर कौन सा समुद्री इलाका है उसको थोड़ा गौर से देखिए और याद करने की कोशिश करिए। अगला एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जूनटीन्थ डे। जूनटीन्थ डे यानी 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सेलिब्रेटेड जो कमेमोरेशन है उसमें से एक है। इस दिन स्लेवरी खत्म हो गई थी अमेरिका में। देखिए हुआ ये था असल में कि जनवरी 1 1863 को ही जो अब्राहम लिंकन ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब से कोई भी स्लेव्स नहीं रखेगा, सभी राज्यों में जो स्लेव्स हैं फ्री होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कई लोग अपने स्लेव्स को फिर भी अपने पास रखते थे और उनको छुपा के रखते थे, इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे उनकी। जब वहाँ पे फसलें कटनी होती थी तो वहाँ जो स्लेव्स हैं उनको कब्जा करके रखते थे, उनसे फसलें कटवाते थे, उनसे काम करवाते थे। तो 19 जून 1865 को फिर वहाँ के जो जनरल थे, जब वहाँ सिविल वॉर हुई थी, नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट्स के बीच में अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी इसके चक्कर में, कि भाई इनका कहना था कि अगर आप स्लेवरी बंद कर दोगे तो हमारा काम कैसे होगा, यही तो हमारा सारा काम करते हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स का कहना था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, काफ़ी इनह्यूमन है। तो जब सिविल वॉर ख़त्म हुई थी उसके बाद जो वहाँ के मेजर जनरल थे गॉर्डन ग्रेंजर, उन्होंने कहा था कि भाई अब से कोई भी इस धरती पे स्लेव नहीं रहेगा, कोई भी इंस्लेव नहीं रहेगा, विच वॉज हैपन इन जून 19 1865। तो उस दिन जूनटीन्थ डे मनाया जाता है। उसके याद में से इमेंसिपेशन डे भी कहते हैं। अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा दिन था ये, जिस दिन स्लेवरी यानी दास प्रथा खत्म हुई थी यूएसए में, लीगली भी और इफेक्टिवली भी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो पिछले हफ्ते करंट अफेयर्स में रहे। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो इन टॉपिक्स को और इनके रिलेशंस को आप ठीक से समझ पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।